हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम देख रहे हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी की, जो 17वीं शताब्दी में जो भारत था, भारत एक औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। भारत से सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले आदि सामान यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। इस समय यूरोपीय लोग भारत से माल खरीदते और उसके बदले में बहुमूल्य धातु देते थे। इससे भारत में सोने चांदी की आवक बढ़ गई और भारत एक समृद्ध देश बन गया। आप इसे इस तरह समझें, जैसे अगर ये ब्रिटेन है और ये इंडिया, तो ब्रिटेन बाहर से सामान खरीदने के लिए सोने और चांदी का इस्तेमाल करता था और उसके बदले में इंडिया से मसाले आदि का व्यापार किया जाता था। 1707 में जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद स्थिति अचानक से बदलनी स्टार्ट हुई। अब उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों ने तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को बहुत सारी उदारता पूर्वक रियायतें दी, जिनकी वजह से व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचा। जो स्वदेशी व्यापारी थे उनके हितों को नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो चुका था। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने अंग्रेज़ों की भरसक सहायता की। प्लासी का जो युद्ध था वो हुआ था 1757 में, और जो बक्सर का जो युद्ध था वो हुआ था 1764 में। अब इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल की समृद्धि पर अधिकार कर लिया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने पूर्ण तरीके से बंगाल पर अधिकार कर लिया था। अब बंगाल से जितना भी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था अंग्रेज़ों को, वो यहाँ से माल खरीदने में उस रेवेन्यू का यूज़ कर रहे थे भारत से। भारत में अब जो दूसरा जो प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, अब ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी अब व्यापार करने लगे थे। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो नमक, सुपारी, तंबाकू आदि के व्यापार में लिप्त हो गए थे और निजी व्यापार में लिप्त होने की वजह से अब कर्मचारी भ्रष्टाचार में भी लिप्त दिखाई दे रहे थे। अगला जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका था। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों की व्याख्या हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अगर हम बात करें भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, तो जो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो 1757 से स्टार्ट हो चुका था जब प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद जो ब्रिटिश थे उनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो जितने भी यहाँ के साधन हैं उनको अपने कब्ज़े में लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अभी जितना भी यहाँ से प्राप्त माल था उसको इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में सरलता से बेचा जा सकता था। अब हमें ये बात समझनी होगी कि जो उपनिवेशवाद है वो मात्र राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता, इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक हित भी जुड़ा होता है। अब उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश शासक चल पड़े थे। प्रसिद्ध विद्वान रजनी पामदत्त ने अपनी इंडिया टुडे में एक लेख लिखा और उसमें लिखा कि भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उन्होंने 3 चरणों में बांटा और यही 3 चरण कार्ल मार्क्स ने भी अपने एक लेख में बताए थे, जिसमें उन्हें व्याख्या की थी कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण उन्होंने किस किस प्रकार देखे। अब उन्हीं 3 चरणों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो हमारा जो प्रथम चरण है वो प्लासी के युद्ध के बाद से स्टार्ट होके 1813 तक दिखाई देता है। जो दूसरा जो चरण है हमारे पास वो है औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण, जो 1813 से 1858 तक है, जब स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई की गई थी।
और उसके बाद का जो चरण है वो है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जो 1860 के बाद भारत की स्वतंत्रता दिखाई देता है। अगर हम बात करें वाणिज्यिक चरण की, जो वाणिज्यिक चरण है वो 1857 से 1813 तक है। जैसा कि हमने अभी बात की, जो प्रथम चरण है ये प्लासी के युद्ध से स्टार्ट हो चुका था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था अंग्रेज़ों ने, और वहाँ से जितना भी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था उसी रेवेन्यू का यूज़ यहाँ से माल खरीदने के लिए अंग्रेज कर रहे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। अब भारतीय माल को खरीद करके यूरोपीय देशों में ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा था, जिनसे उनको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। 1857 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी नहीं लौटाया। इस तरह प्रतिवर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और अधिक अमीर और भारत बहुत अधिक गरीब होता चला गया। अब भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी का संचय ही था कि भारत में पिछड़ापन स्टार्ट हुआ और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति कहीं ना कहीं भारतीय धन के दोहन पर ही टिकी थी। वाणिज्यीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा किसानों पर। किसानों का इस समय बहुत शोषण किया गया। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार किसानों का शोषण किया गया है ब्रिटिश शासन में, और भू राजस्व बंदोबस्त क्या थे और ये किस किस प्रकार आगे चले। अभी जो हम देख रहे हैं वो है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया, और इसमें यह था कि इसमें जो भूस्वामी है वो अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/10वां भाग या 1/11वां भाग अपने पास रखते थे, और जो शेष भाग था वो कंपनी को जमा करना होता था। और ये जो बंदोबस्त है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू था। यह कुल मिलाकर जो ब्रिटिश भारत था उसके 19% पर यह बंदोबस्त लागू किया गया था। और इसके सबसे फ़ायदा ये रहा ब्रिटिश शासन को, तो ब्रिटिश शासन को जमींदारी वर्ग का एक लंबे समय तक साथ मिला जो उनको वफादार बने रहे। और इस बंदोबस्त का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि सरकार की मांग तो स्थिर थी, परंतु जो बटाई जमींदार थे, जो कृषक से लेता था, वह परिवर्तनशील था, और बाद में बटाई जो है वो बढ़ाई भी जा सकती थी। या नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो जमींदारी बंदोबस्त में जो है हमारे पास वह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको सबसे पहले थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया था। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारह महल ज़िले में इसको लागू किया गया था सबसे प्रथम, और ये लागू किया था कैप्टन रीड द्वारा ये लागू किया गया था 12 महल ज़िले में। इस पद्धति के अंदर ये था कि जो पंजीकृत जो भूमिधार था उसी को ही भूमि का स्वामी माना गया, और वह ही राज्य सरकार को कर देने के लिए उत्तरदायी था। उसे अपनी भूमि को अनुबटाई, गिरवी रखने या बेचने की अनुमति थी। जो ब्रिटिश भारत था उसके 51% पर यह व्यवस्था लागू थी, और यह व्यवस्था तमिलनाडु के अलावा मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू थी। नेक्स्ट जो हमारे पास भू राजस्व पद्धति है वो है महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था, और इस पद्धति के अनुसार ये था
कि भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महल थी। और जो भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसको भागीदारी का समूह कहते थे। इसमें कोई इंडिविजुअल कृषक नहीं था, पूरे ग्राम को ही इस व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया था। यह जो व्यवस्था थी यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, आगरा और अवध और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू थी और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कुल 30% हिस्सा लागू था। तो ये 3 व्यवस्थाएं हमने देखी जिनके द्वारा ब्रिटिश द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद।